आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी आंदोलन में। ठीक है, आंदोलन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है जब मास को लेकर चलते हैं और हम किसी बहुत बड़ी धारणा को बदलना चाहते हैं। जैसे दांडी का, अगर गांधी के दांडी मार्च की बात करें तो अंग्रेजों की इस धारणा को कि वो नमक के ऊपर कर लगाते हैं या भारतीयों को छोटी छोटी चीजों पर दबा सकते हैं, वो उसकी बात का एक सांकेतिक विरोध था। तो आंदोलन का मतलब होता है कि जब इस प्रथा को, यानी कि इंफॉर्मेशन से निकलकर नॉलेज की तरफ बनाने की बात कर रहे हैं, जब हम अपना टाइम सेव करते हुए एक बहुत बड़े डर का सामना करने जा रहे हैं। पहले यह लगता था कि भाई अंग्रेज जो है बहुत ताकतवर हैं, ये हमें दबन कर देंगे, लेकिन एक आता है व्यक्ति लाठी लेकर दुबला पतला और भारत में वो एक मूवमेंट को खड़ा कर देता है, भारत में एक आंदोलन को खड़ा कर देता है। तो यहां इसका मतलब है ये केवल गांधी का चमत्कार नहीं था, ये गांधी ने जो सोचा वो जनमानस तक पहुंचा दिया कि भाई मैं ये सोच रहा हूं, आजादी ये होती है, आप ब्रिटिश आपके दुश्मन है, लेकिन हमको इस तरह से आजादी लेनी, हमें आजादी लेने के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र का निर्माण भी करना है, हमें अपनी कंट्री का जो है वो क्या करना है, एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, और साथ ही साथ हमें अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी बनाए रखना है, हमें आत्मनिर्भर भी होना है। तो बहुत सी चीजों को गांधी ने जो है वो एक पिरोया और लोगों ने उस बात को समझा। लोग जब जाकर खड़े हुए तब गांधी के पीछे असली ताकत आई, यानी जन की भागीदारी। तो आंदोलन शब्द मैंने इसलिए इसका नाम रखा, बहुत लोगों ने सोचा इसका नाम एनसीईआरटी आंदोलन क्यों रखा। इसका मतलब था एक आंदोलन, यानी कि मास मूवमेंट क्रिएट करना। मास के अंदर बहुत बड़ा फियर है। स्टूडेंट मैंने देखा है, खासतौर पे हिंदी मीडियम से मैं स्पेशली कहूंगा, वो साल डेढ़ साल का समय, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, बच्चों से मिला हूं, बात कर रहा हूं, कई स्टूडेंट बड़े अभिमान में मेरे सामने इस तरह बोल पे गए, साल डेढ़ साल का समय सिर्फ वो एनसीईआरटी पढ़ने में निकाल देते हैं। और यही जो डेढ़ साल होते हैं वो इनकी एनर्जी का सबसे पीक पॉइंट होता है। इसके बाद वो एनर्जी कभी वापस नहीं आती। जिस दिन आप घर से निकलकर मुखर्जी नगर या करोल बाग में पहुंचते हैं या जो आप तैयारी करना शुरू करते हैं, वो साल डेढ़ साल, आप मुझे एक्सपीरियंस से बताइएगा, जो बच्चे मेरे साथ मई में या इससे पहले जुड़े थे वो मुझे बताएं कि जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उस समय उनका पीक और आज के पीक में उनके बहुत डिफरेंसेस आ रहा होगा। उस समय आपका एंथुसियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पीक बहुत हाई पे जा रहा होगा। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा और एक आध फेलियर अगर कहीं आपको मिल गया तो आपकी एनर्जी सडनली बहुत डाउन होती है। ये ह्यूमन नेचर होता है। तो यहां आंदोलन शब्द का मतलब है कि मैं आपका एक बहुत बड़ा जो टाइम बर्बाद हो रहा है उसको मैं बचाऊं। आपके टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज होना चाहिए जो एक्चुअली आपकी रियल वीकनेस है। आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, एसे राइटिंग में दिक्कत है, एथिक्स के पेपर में आपको कमांड करनी है, आपको अपना क्वालिफाई पेपर अच्छे से करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग करनी है, आपको जो है वो मान लो इकोनॉमिक्स के पेपर में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर आपको अपनी इनहैंसमेंट करनी है। तो अगला जो आपका टाइम बचेगा उसको आप अपनी वैल्यू एडिशन और इनहैंसमेंट के लिए दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट है और हम इंफॉर्मेशन के जाल में ऐसा फंस चुके हैं कि हम उसमें से नॉलेज की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए मैंने इस बैच का नाम एनसीईआरटी आंदोलन रखा है। लेकिन मैंने क्या कहा, गांधी की शक्ति लोगों की भागीदारी थी। और कोई नेता, बहुत से नेता हुए, लेकिन इतने बड़े व्यापक पैमाने पर भारतीयों की जरूरतों को समझते हुए, भारतीय जनमानस की जरूरतों को समझते हुए, लोगों की शक्ति को अपने साथ जोड़ते हुए, उनकी भाषा, उनके तरीकों से गांधी ने मास मूवमेंट क्रिएट किया। बहुत से नेताओं ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, सब कुछ है, लेकिन वो सभी बहुत सक्सेसफुल रहे जिन्होंने, चाहे मार्टिन लूथर किंग रहे हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों, जिन्होंने लोगों की शक्ति को एक पर्पस के लिए यूज किया, उसको एक साथ जोड़ा और उसको एक महानतम लक्ष्य की तरफ लेकर चले गए। तो इसी तरह एक यहां पर हम काम शुरू कर रहे हैं कि आपका पूरा साल डेढ़ साल एक भय में बीतता है, इंफॉर्मेशन को मगअप करते बीतता है, उसको नोट्स बनाने में बीतता है। क्यों ना हम उसको सप्रेस करें, उस टाइम जोन को एक तरफ लेकर जाएं, उसको टू द पॉइंट ओरिएंट करें, जो रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर दें। बचे गए समय को, जो आपका समय बचेगा उसको क्यों ना हम एक टू द पॉइंट चीजों पे लगाएं, अपनी वैल्यू एडिशन पे लगाएं, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे हमसे डिमांड कर रहा है। राइट, हम प्री केवल क्वालिफाई करके वापस नहीं आ सकते। जब तक इंटरव्यू आपका क्वालिफाई नहीं हो जाता, जब तक फाइनल आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपका कभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग जो है वो आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, वाई एनसीईआरटी। बहुत लोगों को इसमें बहुत ही बड़ा जो है वो भ्रम रहता है। एनसीईआरटी की जरूरत क्या है या किसी भी बेसिक फंडामेंटल की जरूरत क्या है। सबसे इसका सटीक जवाब दिया खुद एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी के पहले पन्ने पर हमें बहुत कुछ जवाब दे दिया है। वो चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे आप क्लास के नोट्स पढ़ो, टीचर के साथ क्यों ना हो, लेकिन जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो खुद एनसीईआरटी के पेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। मैंने एक जो है वो डेमो के लिए यहां यूज कर लिया।
तो ये जो है ये सब कुछ बताता है, ये सब कुछ जो है वो हमें क्लियर करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी किताब को आप डीडी बसु पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा, योर टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीजियस थिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका समय है। और आप चाहे एक एडिटोरियल पढ़ रहे हो, एक पेज पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम ही सब कुछ है आपके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार इस एज में हमें पता नहीं चलता कि समय, अरे ठीक है बहुत अभी टाइम है, बट हमें नहीं पता चलता इसी समय हम बर्बादी या अपने जो है निर्माण की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो आप कुछ भी पढ़िए, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में आपका पर्पस नहीं पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, याद रखिएगा। और यह उद्देश्य एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि अब आप मेरी बात को सुनो कि मुझे आपसे चाहिए क्या। वो ये कहता है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो हमारा नेशनल कैरिकुलम है, जिसके आधार पर ये जो यूपीएससी जैसी संस्था वो जो अपना एग्जाम लेगी कॉमन डोमेन में, वो कहता है कि ये रूपरेखा कहती क्या है। ये कहती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को, यानी कि जो स्कूल लाइफ है, बिकॉज एनसीईआरटी इज ए स्कूल बुक, ये तो आप यूज कर रही है, स्कूल बुक है, यानी स्कूल का मतलब होता है ये हमारे जीवन के जो 6ठी से 12वीं होती है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लर्निंग फेज होता है। इसके बाद तो हम जॉब के लिए पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो हमें ग्रेजुएशन करना है, जॉब लेनी है, आगे नौकरी करना है, लेकिन जो हमारा लर्निंग पीरियड होता है, जो हम जहां पर हम सीखते हैं, वो बेसिकली हमारा ये जो बचपन से लेकर वो 12वीं तक का जो समय होता है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो स्पेशली जो है ये टाइम हमारा लर्निंग पीरियड कहलाता है। तो ये कहता है कि जो जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। दैट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब क्या हो? ये कहता है कि अप्लाइड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप जो चीज सीख रहे हो उसको प्रयोग कैसे कर सकते हो अपने जीवन में, अपने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उनमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी एक चीज पढ़ो, कोई भी एक चीज, चाहे वो एडिटोरियल ही क्यों ना पढ़ो, आप ये समझो कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होगा, यानी इसके अप्लाइड पार्ट, यानी हमारे जीवन में इसको हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल डाटा को कॉपी में लिख लेना, उसको याद कर लेना, कितने करोड़ बजट आया, कितना करोड़ ये हुआ, कितनी आबादी वहां गई, भारत की कौन सी रैंक थी, ऐसे तो हम याद करते हैं इस एज में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सवाल है कि अगर भारत की रैंक इतनी है तो इसकी रैंक के पीछे ये कारण क्या है। अगर ये बात आई है एसडीजी इंडेक्स में कि बिहार सबसे पीछे और केरल सबसे आगे है, तो आपने क्या किया, बिहार सबसे पीछे, केरल सबसे आगे लिख लिया। बट यहां पर वो कहता है ट्राई टू फाइंड आउट द एनालिसिस। अगर कोई चीज हो रही है, अभी सिखाने जा रहा हूं, अगर कोई चीज हो रही है तो बिना कारण के वो चीज कभी हो ही नहीं सकती। विदाउट रीजन इस यूनिवर्स में कुछ भी हैपन नहीं होता, जादू नहीं है। यहां हर चीज के पीछे एक लॉजिक या एक साइंस काम कर रहा होता है। अगर बिहार के पीछे पिछड़ापन है तो क्या उन कारणों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या केरल जैसा एक छोटा राज्य अगर इतना अग्रणी है एसडीजी में, तो ऐसे कौन से कारण मौजूद हैं जिसको रिप्लिकेट करते हुए अन्य राज्य भी वही प्रगति पथ को प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है? ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसा इंहांसमेंट है, या वहां के इंटरनेशनल रीजंस, जैसे वहां के बहुत ढेर सारे लोग फॉरेन में काम करते हैं, वहां एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जो है वो सिस्टम है, वहां एक तरह से समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था, वामपंथी जिसे हम लोग लेफ्ट मूवमेंट कहते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा एक जो है इफेक्ट है। तो क्या इसकी वजह से जो लेफ्ट है वो एक आइडियोलॉजी, जिसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, वो क्या वहां बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोस्टल एरिया होने की वजह से वो उसको एक बहुत ज्यादा इनहैंसमेंट मिला हुआ है, या वहां की जो एग्रीकल्चर है उसमें नकदी फसलों का बहुत ज्यादा दबाव है। मतलब देखा जाए तो चाहे वो मसाले, इसकी वजह से तो वास्को डिगामा आया था, वो काली मिर्च खोजने, मसाले खोजने, जिनकी वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा दाम है। तो उत्तर प्रदेश का किसान गेहूं बेचता है तो उसको उतनी मेहनत करने पर उतना पैसा नहीं मिलता जितना वहां के किसानों को, अगर फार्मर की बात करें, वो जो मसाले उगाते हैं, जो कि वहां की जलवायु का देन है, वहां की ज्योग्राफी का जो है देन है। बड़े ध्यान से सुनना, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा होगा लेकिन आपको इसमें बड़ा मजा आएगा थोड़ी देर बाद। तो क्या इसके पीछे जो लॉजिक है वो वहां का एग्रीकल्चर है? भाई मैं गेहूं बेच रहा हूं, मुझे जो है वो 1 लाख रुपए मिला, वो काली मिर्च बेच रहा है जिसकी वर्ल्ड मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है, या जो है वो इलायची बेच रहा है जिसकी डिमांड है, उसको जो है वो कई लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अब मेरे और उसके बीच के सेम समय काल में, सेम मौसम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया इनकम का। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को, यानी रीजन और इफेक्ट्स के जो मैटर्स होते हैं, उनको लाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, राइट। अब जैसे ये माही है, माही ने लिखा केरल में टेरर भी तो है क्या? अब देखो यहां पर क्या होता है, अपने दिमाग, यही होता है जब आप अपने कमरों में चुपचाप बैठ के पढ़ते हो किताबों में, तो यही सब दिमाग के अंदर जो उबल रहा है वो आ जाता होगा। मैंने टॉपिक दिया, टॉपिक का मेन थीम था कि एसडीजी में वो आगे क्यों है।
अब आगे पर हम विचार कर रहे हैं, अब इनके दिमाग में विचार आ गया कि वहां टेरर है, फलाना है, ढिकाना है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ढेर सारी, इन्होंने जो मीडिया में सुना, अगर हम यूपी बिहार में बात करें तो अपहरण और टेरर में जो ये देशी हत्याएं होती है उनकी संख्या कहीं ज्यादा है टेरर से, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जो लूटपाट की घटनाएं, जो हत्या अपहरण होता है, इनको शायद इसके ग्राफ नहीं पता, जो महिलाओं के खिलाफ हत्या, इनके ग्राफ इनको बिल्कुल नहीं पता है। तो लेकिन अब इनका दिमाग कहीं और चला गया। यही होता है, टीचर के साथ एक ट्रेनिंग होती है कि हम किन चीजों पर विचार करें। ऐसे अगर आप हर चीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो सोचते सोचते आप पता नहीं कितने साल लगाओगे। यही होता है, यही चीज बहुत बढ़िया है। जो है ये माही जो है, इन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम एक सही डायरेक्शन में अगर नहीं हम सोच रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित होता है, फिर हम ढेर सारी चीजें वहां पे कैच करना शुरू कर देते हैं। और आपके दिमाग की लिमिट है, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम लिमिटेड है। एग्जाम निकल जाएगा, फिर आप पहुंचोगे, अच्छा ये अब मैं पूरा कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है। आपका परिणाम, फाइनल लिस्ट में आपका नाम है, एवरीथिंग इज फाइन। तुमने देखा है कि घोड़ा जब दौड़ता है किसी रेस में, रग्बी की रेस में, जॉकी के, तो उसके दोनों तरफ आपने देखा होगा, आंख के दोनों तरफ पट्टी बांध दी जाती है। आपने देखा होगा काले रंग की पट्टी बांध दी जाती है। या जो तेज घोड़े दौड़ते हैं, जैसे आपने कभी भी जो जॉकी की रेस या जो है जो रेस आप देख रहे होंगे घोड़ों की रेस, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दोनों तरफ उसके ऐसे पट्टी लगी होती है। तुमने सोचा कि घोड़े की पट्टी से क्या फर्क पड़ने वाला, आंख के आसपास पट्टी क्यों बांधी जाती है जबकि सामान्य घोड़े में नहीं बांधी जाती है? एक्चुअली में क्या होता है, जब ये जॉकी जो होता है, जहां उसको रेस तेजी से घोड़े को उसकी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके इस्तेमाल करना होता है, तो वो क्या काम करता है, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरा अगर मैसेज आप तक पहुंच जाए तो आपको आपके जीवन का दर्शन मिल जाएगा, आपको लाइफ की फिलॉसफी मिल जाएगी। तो जब जॉकी जो है घोड़े को दौड़ाता है, उसमें जो पूरी चारों रेस जीतनी होती है, हजारों लाखों दांव पे लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो घोड़े को दोनों तरफ आंखों के आसपास पट्टी पहना देता है। उससे क्या होता है, जो हॉर्स की पावर होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है। वो सिर्फ अपने पाथ को देखता है, वो जो लाइन होती है जिसके बीच में उसको दौड़ना है, वो पूरी शक्ति, घोड़े की शक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस घोड़े का पर्पस बदल गया। घोड़े की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका पर्पस यानी उसका उद्देश्य बदल गया। अब उसका उद्देश्य उसको केवल उतना ही दिखाई पड़ रहा है जो उसकी जीत के लिए महत्वपूर्ण है, और वो दो लाइनें। मेरी इस बात को समझना, वो दो लाइनें दिखाई पड़ी और उसको संसार बाहर कौन चीयर अप कर रहा है, कौन जो है वो शोर हो रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसको सिर्फ अपना पाथ दिखाई पड़ रहा है और वो उसी पर दौड़े जा रहा है। अपनी पूरी पावर को वो कॉन्सेंट्रेट कर देता है उसी पाथ पर। और क्या होता है कि घोड़ा अपनी जो है वो शक्ति से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत जाता है। वहीं जब घोड़ा लेथार्जिक होता है, उसको दुनिया भर की चीज दिखाई, उसको घास भी दिखाई पड़ती है, उसको शोर भी दिखाई पड़ता है, उसका दिमाग इधर उधर वॉन्डर करता है। तो आप भी उसी घोड़े की तरह हो। आपका परिवार, आपका समाज और आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, आपके खुद के सपने दांव पे लगे हुए हैं और ये घोड़ा कोई और नहीं, आपका दिमाग है। अब आपको ये सोचना है कि मुझे अपने दिमाग को अपने जो लक्ष्य है उस पर कंसंट्रेट करके रखना, या दुनिया भर की चीजों पर मुझे अपना दिमाग लगाना है। और आप ही जो है तय करोगे कि आप कहां तक पहुंचोगे। जब आप हर तरफ वॉन्डर करोगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हो। और आपका दिमाग अगर अपने पर्पस, अपने उद्देश्य पर फोकस होता है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी को कई लोगों ने फोकस, डी फोकस, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी, इन सब दुनिया भर के मोटिवेशन ने इसी पर किताब लिखी है कि आपको अपनी मानसिक शक्तियों को अपने जो है लक्ष्य पर फोकस कर देना है। अंतर आपको पता चल चुका होगा अब आज से। इसलिए एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को स्कूल की क्लास के लिए नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ मेरा एक वैचारिक संघर्ष होगा। आप चाहेंगे कि आपको संसार की हर चीज का जवाब मिल जाए, और मैं एज ए जॉकी, मैं उस घोड़े को जीत की तरफ ले जाने वाला, जिस पर दांव लगा हुआ है सब कुछ, मैं उस घोड़े को जीत, जॉकी पे नहीं घोड़े पे दांव लगाया गया और उस पर मैं दांव, इसलिए उसको जो है चाहता हूं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो मेरे आपके बीच में एक वैचारिक संघर्ष हो, क्योंकि आप चाहेंगे कि स्कूल की इस बुक में समस्त इंफॉर्मेशन के आप मालिक बन जाएं, और मैं आपको बीटीएल पर लेकर जाऊंगा, यानी उसका जो नेक्टर है, उसका जो निचोड़ है, जो आपको चाहिए वो आपको मिले, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप टू द पॉइंट जाकर एग्जाम में क्वेश्चन भी कर सके। अब यहां पर क्या होगा, आपका दिमाग अगर वॉन्डर कर रहा है तो आप मेरे साथ एक वैचारिक संघर्ष में आ जाएंगे। सर ये छूट रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, सर वो भी तो जानना था, सर यहां पर ये हो रहा, ब्रह्मांड के उस कोने पे क्या है। आप मुझसे हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका हक है वो पूछना। लेकिन मुझे पता है कि आपका उद्देश्य अभी यूपीएससी को क्रैक करना है, अपने सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है। आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज नहीं करनी है। उसके लिए आपके पास समय है। आप यूपीएससी क्वालिफाई करके दुनिया को बता देना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, छोड़ छाड़ के चले जाना कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, या जाकर वहां रिसर्च करना और वहां ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करना, वो तुम्हारे ऊपर है।
ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरे साथ तुम्हें टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मैसेज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी इंफॉर्मेशन देखकर कुलबुलाहट होगी। याद रखिएगा, इस स्कूल की बुक को हम अपने सिविल सर्विसेज के लिए यूज करने जा रहे हैं, तो यहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते ही होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द, हमने यहां पर बात की सबसे पहले कि अप्लाइड नॉलेज इज द की वर्ड। बीटीएल का ये सबसे पहला नियम होता है, बिटवीन द लाइन का सबसे पहला नियम होता है कि हमें जो भी पढ़ना है उसको रट्टाफाई नहीं करना, उसको मगअप नहीं करना, हमें अप्लाइड नॉलेज की तरफ लेकर जाना है। खुद एनसीईआरटी कहता है कि ये किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब होता है बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज को मतलब कहते हैं जिसको मगअप करने, किताबी कीड़ा, यानी जैसे लिखा वैसे घोट जाओ। कहता है ये खुद मैसेज दे रहा है और यूपीएससी इसको फॉलो करता है। कहता है किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत, दैट इज टोटली अपोजिट टू द बुकिश नॉलेज। दैट मींस वी नीड अप्लाइड नॉलेज। इसीलिए यूपीएससी जो क्वेश्चन आज की डेट में दे रहा है वो बड़े ही अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको पैटर्न अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि यहां पर जो है ये जो हमारी पुस्तकें हैं, ये जो एनसीईआरटीज हैं, ये इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। किस तरह का बुनियादी विचार? कि आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड ट्रेट जनरेट हो। किस तरह का प्रयास कर रही है किताबें? ये किताब आपको कहां लेकर जाना चाहती? वो कहती है इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस्ड ट्रेट, यानी आपके अंदर ज्ञान और आपके अंदर समझ एक विकसित होनी चाहिए। और यूपीएससी जो प्रश्न देता है वो बेसिकली आपके समझ का एग्जाम होता है, और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि वो कैसे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर प्रश्न बनाता है। और अगर आप इस ट्रेट को नहीं समझ पाते हो तो ये जो किताबें हैं ना एनसीईआरटी की, ये आपके लिए बोझ बनती चली जाएगी, और कभी भी यही होगा एक दिन की काश मैं कभी एनसीईआरटी खत्म कर पाता। लेट्स स्टार्ट इट। आगे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी आपसे चाहता क्या? वाई एनसीईआरटी? मैंने पहले बताया था ये कॉमन डोमेन एग्जामिनेशन है, तो एनसीईआरटी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस केस में। चलिए अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जो इन्होंने एक समझ वर्ड यूज किया था, इसका मतलब क्या होता है। अब जो मैं आपको 5-6 ट्रेड्स बनाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी किताबों को पढ़ने के लिए। ये सबसे पहला कहता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग शब्द तो तुमने सुना होगा नहीं भाई, समझ का विकास होना चाहिए। यूपीएससी समझ का एग्जाम है, रटने का एग्जाम होता तो बुजुर्ग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो टॉपर्स है वो आपको आपकी सीट लेके निकल जाते। मैं बार बार कहता हूं स्टैट आप चेक कर सकते हैं, जो नए जो लोग हैं, नए बच्चे सेकंड डिविजनर, वो यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और बहुत से टॉपर लोग नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ लोगों के अंदर समझ विकसित करने की प्रक्रिया हो। भले चाहे उनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा ना हो, वो बहुत गोल्ड मेडलिस्ट ना रहे हो, टॉपर ना रहे हो, लेकिन उनके पास अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। व्यवहारिक नॉलेज तुमने देखा उनके पास बहुत अच्छा होता है। तो ये जो एग्जाम है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है। अंडरस्टैंडिंग तो ये तो आपको भी बताया गया हो कि ये समझ का विकास हमें यहां पे करना है। लेकिन सवाल है ये समझ होती कहां है? समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, समझे? तो ये समझ होती क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सामने भी ये चैलेंज था कि अंडरस्टैंडिंग शब्द को मैं आपको समझाऊं कैसे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर? इसके कुछ ट्रेट्स है वो लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। जब भी आप एनसीईआरटी को भी मैं प्रूव करूंगा कि एनसीईआरटी में कुछ ट्रेट्स हमें लिखने पड़ते हैं, जैसे रीजंस। हमें रीजंस यानी कारण आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, लिखते जाओ कारण, रीजंस। डन। दूसरा कहता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होने चाहिए कि मुझे कहां पर ले जाकर रखना, और अभी मैं क्या आपके लिए करूंगा, मैं आपके लिए बास्केट्स बना रहा हूं, उसी में आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग तोड़कर रखता जाऊंगा। ठीक है, यही इस बैच का बेसिक पर्पस है, या मेरे पढ़ाने का यही स्टाइल है। फंक्शन यानी प्रकार्य, फंक्शनल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकार्य, सीक्वेंस यानी क्रम, और एक पॉइंट और जोड़ो, कैरेक्टरिस्टिक। राइट, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषता। मैं प्रश्नों के साथ इसको प्रूव करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें, रीजंस, ठीक है, कारण प्रभाव बोलते हैं इसको, रीजंस, और रीजंस के साथ आ जाता है एक इफेक्ट यानी प्रभाव। ये हम लोग एक साथ बोलते हैं इसको, रीजन एंड इफेक्ट। ठीक है, रीजन इफेक्ट फेनोमेनन। तो रीजन इफेक्ट यानी प्रभाव, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, फंक्शन यानी प्रकार्य, सीक्वेंस यानी क्रम। ठीक है, इसके पश्चात कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। ये हमारे कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसमें आप जटिल से जटिल विषय को आप अंडरस्टैंडिंग में लेकर जा सकते हो। आपसे कई लोगों ने कहा होगा इट इज अ एग्जाम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज यू मस्ट हैव द, अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरह के बवाल आपसे वही लोगों ने बतियाया होगा। ठीक है, तो हमें, मेरा आदत है कि मैं जब किसी शब्द को इस्तेमाल करता हूं तो मैं उसके बेस में चला जाता हूं।
तो वही मुझे याद आ रहा है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो समझ कोई नहीं कोई समझ पा रहा है कि समझना क्या है। तो यहां पर मैंने इसको तोड़ दिया है और एनसीईआरटी में प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैंने फिर से कहा याद कर लो इसको, ठीक है। इसके बास्केट्स आपको बनाने होंगे। इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी की है इसको आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है मेरे साथ। रीजन, इफेक्ट, प्रोसेस, फंक्शन, सीक्वेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है वो बेसिक ट्रेट्स होते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। जब आप इनको खाओगे तब ये बनेगा, ठीक है। जब ये इसकी तरह से इंफॉर्मेशन को तोड़ोगे तब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट नेक्टर। जब आप क्या होता है, ढेर सारा जब आप मलाई या दही फेंटते हो तो उसमें से थोड़ा सा मक्खन निकलता है। सो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट दैट बटर या मक्खन। लेकिन उसके लिए ढेर सारा क्या करना पड़ता है, वो जो मलाई है या जो उसका दही है उसको फेंटना पड़ता है। फेंट फेंट के जो है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चीज निकलता है। तो ये उसके जो है वो सीक्वेंस, जो आपके ऑर्गन्स है वो इसके साथ है, इसमें से आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे। दिस इज वेरी, इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस यहां से तैयार होता है। तो एनसीईआरटी इसमें बहुत हेल्पफुल करती है, राइट। अगला, डू नॉट मग अप द एनसीईआरटी। सबसे बड़ी गलती आप करते हो, आप एनसीईआरटी खरीद भी लाए होगे नई वाली, या हो सकता है पुरानी वाली भी। तो वहां पर क्या होता है कि आप एनसीईआरटी को मगअप करते हो लाइन बाय लाइन। ये देखो ना एनसीईआरटी ऐसे जो है मगअप करते हो, हाँ चलो अंडरलाइन करते हो, इसके नोट्स बनाते हो, फिर कॉपी में भी ऐसे ऐसे लिखते हो। ये सबसे बड़ा गलत काम है, क्योंकि इसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम फिनिश कर देगा। एनसीईआरटी जो सिविल सर्विसेज के लिए, मैं स्कूल की बात नहीं, ये स्कूल के लिए बहुत अच्छा है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, पीछे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों वाले। क्या आपने देखा है, अब देखो जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटीज है, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो व्हेन यू सी इन द, जब आप आकाश की तरफ ऊपर देखते हो तो आपको आकाश चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तुम सिविल सर्विसेज देने जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये नहीं सोचना अच्छा आकाश में वो जो तुम 6th क्लास में जब तुम थे तुम्हें नहीं पता था कि ये जो है स्टार्स के पैटर्न क्या होते हैं, ये जो है ऊपर जब देख रहे हो तो वहां सेलेस्टियल बॉडीज भी दिखाई पड़ती। 6th क्लास में तुम्हें इससे लेना, तुम्हें नहीं पता था जब तुम 6ठी क्लास में थे। लेकिन आज तुम जो है वो 12th कर चुके हो, आज तुम ग्रेजुएशन में हो, आज तुम्हें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना, कल तुम प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो। आज तुम्हें ऊपर की तरफ, मैं कहूं पहली क्लास है 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 कहां से शुरू होता है, व्हेन यू सी इन द स्काई, जब आप आकाश की तरफ देखते हो, यू सी द लॉट ऑफ ग्लिटरिंग स्टार्स, जो है आपको जो है चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। तो आज आपको वो अपना टाइम नहीं लगाना है, आज आपको करना क्या है, ध्यान रखना। जो भी हो, चाहे साथ मेरे पढ़ो या ना पढ़ो, जहां भी रहो, मैं तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूं। BTL, between the lines, right? Between the lines is a most important requirement for NCERTs. वो मेरी पूरी एक चैप्टर मेरे आधे पेज में आ जाए, BTL मुझे सिर्फ निकालना सीखना है, BTL ही मेरा सब कुछ है। नेक्स्ट मूव ऑन। अब ये शब्द आपने मेरे मुंह से बहुत सुना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं BTL क्या होता है, ताकि आप भी अगर मेरे साथ मेहनत करें तो आपको पता होना चाहिए आपका ओरिएंटेशन क्या है। नेक्स्ट स्टार्टेड। कोई भी चीज मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, राइट। BTL पे पहुंचने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी के लिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो चल रहा होगा कि एनसीईआरटी अगर पढ़ भी लूं तो मुझे कितना फायदा होगा और कितना नहीं होगा। एवरेज जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी के महत्व को लेकर, तो नियरली 30 to 40% जो पेपर होता है प्रीलिम्स में वो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। जो 30 to 40% पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है। इसका मतलब एनसीईआरटी डेस्टिनेशन नहीं है, एनसीईआरटी बिगिनिंग है, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा। लेकिन ये कई बच्चों ने, कल 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर एनसीईआरटी के बाद कुछ और तो पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, आईएएस मेरा निकल जाएगा ना। तो ये बताना मेरा बहुत जरूरी था कि इस पूरी कहानी में 30 to 40% का ये वेटेज है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज तो 30 to 40% है, ठीक है। कई बार ये 45% तक भी चला जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी जहाज को अगर अमेरिका जाना है, एरोप्लेन को अमेरिका जाना है, ठीक है, और हवा में उसको 30,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जो है उड़ना है, घंटों उड़ना है उसको, बहुत पावरफुल बोइंग है। लेकिन बोइंग को उड़ने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। नोटिस किया है कि कोई भी जहाज हो, कितनी भी ऊंचाई पर उड़े, वो जेट प्लेन हो जो जाकर बम्बार्डमेंट करेगा, ठीक है, दूसरे देश पर बम गिराएगा, हवा की जो है वो साउंड की वेव से भी तेज चलेगा, उसकी गति से भी। लेकिन आपने देखा होगा उसको उड़ने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे दौड़ना पड़ता है। एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट रनवे। एनसीईआरटी आपकी सक्सेस फ्लाइट को तय करता है, याद रखिएगा। यानी आप उड़े चाहे जितना, आप आईएएस बने, आईएफएस बने, आईपीएस बने, आप अपना जो है वो जोन प्राप्त करें, कोई और जोन में जाएं,
ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी रैंक 10वीं हो, 5वीं हो, पहली हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट शुरुआत जो आपको करनी, जो आपका रनवे है, वो आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के दम पे आपका जो जहाज, वो जब आपको पता है जब तक वो रनवे पे स्पीड नहीं पकड़ता तब तक वो टेक ऑफ नहीं कर सकता है, वो आगे नहीं जा पाएगा। सो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि 30 to 40% तो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, और आपको पता है 55 से 60% आपको क्वेश्चन करने होते हैं, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें अभी साइंस और करंट अफेयर्स ये सब तो मैं अभी बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इट क्रिएट साउंड बेस फॉर द फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग। आप लक्ष्मीकांत पे जाना चाहते हैं, आप बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहते हैं, आप डीडी बसु अच्छा करना चाहते हैं, रमेश सिंह अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप जो है वो झा श्रीमाली पढ़ना चाहते हैं, ये लीजेंड बुक्स है जिनको रिसर्च बेस पे लिखा गया है, और इन किताबों को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो ये नहीं सोचकर ये इन्होंने लिखी है कि कोई छोटा बच्चा आज पहली बार पहुंच रहा है और पहली बार उसको प्राचीन इतिहास से उसका साक्षात्कार हो रहा है, नहीं है। सो अगर आपको टेक ऑफ करना है, अपने जहाज को ऊंचाइयों तक लेकर जाना, स्पीड पकड़नी है, तो आपको एनसीईआरटी वर्क एज अ रनवे, याद रहेगा। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे साथ आप एंथुजियाज्म नहीं बना पाओगे। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे बाद में मगहब की तरफ चले जाते हैं, वो धीरे धीरे अंत में वो डाटा के साथ सेटल हो जाते हैं, बोले हाँ यही मेरे भाग्य में है, मुझे जाना है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी पॉइंट पर सेटल हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए, और यही मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी है। क्या है इस लेक्चर में, अब मैं आता हूं टू द पॉइंट, इसको रैप अप करते हैं। कई लोगों ने पूछा कि आपका लेक्चर प्लान क्या होगा। तो पूरा जो बेस चलेगा वो LWMI नोट्स चलेगा, दैट इज अ वेरी इनोवेटिव, दिस इज अ लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। LWMI नोट्स मेरा बेस है, सभी लोग जानते हैं कि मैं इसके अपने नोट्स अपने हाथ से बनाता हूं, दिस इज अ, ये मेरे हाथ से मेरी राइटिंग में बने नोट्स हैं। इसमें सबसे खास बात होती है ये बहुत साइंटिफिकली बनाए जाते हैं, हुकिंग बेस बनाए जाते हैं, और इनमें एक फ्लो होता है। दूसरा BTL, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यानी बिटवीन द लाइन मेरा पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। हो सकता है मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 7 पॉइंट पढ़ाऊं, लेकिन वही 7 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अपने टाइम को आपको सेव करना है मेरे साथ, और इसके बाद रेगुलर टेस्ट और आंसर राइटिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट्स। अब लेक्चर प्लान भी सुन लो, क्या ऐसे पढ़ना है, ये भी आपको ही अगर अपना तैयार करना तो आप कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी, दैट इज कंज्यूम 40% टाइम, इकोनॉमी 10% टाइम, ठीक है, जो भी हमारे लेक्चर प्लान होंगे। हिस्ट्री 30% एंड पॉलिटी 20%। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ज्योग्राफी क्यों, ठीक है, तो ये भी आप समझ लो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक को हम लोग डायनेमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत गिनते हैं। यूपीएससी में 2 तरह की कैटेगरी है, कि स्टैटिक सब्जेक्ट और एक डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक सब्जेक्ट में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये क्या है, हमेशा ये करंट बेस्ड चलता रहता है, इसमें कुछ नई नई चीजें जुड़ती हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी का सिलेबस है बहुत वियर्ड सिलेबस है। अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे या टॉपर्स के कभी इंटरव्यू देखे होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी, वो हमेशा एक चीज आपसे कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी एनसीईआरटीज हैं, अगर उसको आपने सही ढंग से कर लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको किसी और किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के लिए हालांकि ये बात सही नहीं है, ये बात हिस्ट्री के लिए भी थोड़ी कम है, इकोनॉमिक्स के लिए तो बहुत कम है, लेकिन ये बात ज्योग्राफी के लिए एब्सोल्यूट है। बहुत ही विस्तृत वे में इसको जो लिखा गया, बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ लिखा गया है। और जो इकोनॉमी का बेस है वो ज्योग्राफी से निकल कर आता है। जैसे आप जब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर, शस्य प्रारूप, मेंस के टॉपिक हैं ये सारे, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन यानी भूमि संरक्षण, ये सारे टॉपिक आपके मेंस के जो हैं, सिंचाई, इरिगेशन, एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के अपने आप कंप्लीट होते चले जाते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी, मैंने हमेशा कहा, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट आता है, इसको हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी कहते हैं। तो इस वे में मैं चलूंगा। ज्यादातर टीचर हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी शुरू करते हैं, बच्चे को मजा आता है, वो कहानियां सुनता है। मैं चाहता हूं कि तकलीफ हम झेलें, तकलीफ झेलेंगे तो इसमें समय अगर ज्यादा भी लग गया तो हम उस समय को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन को पकड़ना सबसे कठिन काम होता है। नेक्स्ट वन, तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं व्हाट इज बीटीएल। रेडी हो सभी लोग? जी हां, इकोनॉमिक्स को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग अब कि बेसिकली बीटीएल होता क्या है, और स्टूडेंट अगर बीटीएल के लिए जाता है तो उसको कठिनाई होती कहां है। चलिए बीटीएल की बात करें, हाउ एनसीईआरटी इज हेल्पफुल बीटीएल के लिए। बीटीएल का पहली शर्त होनी चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन, जो भी हमारे बच्चे प्री देने जा रहे हैं उनको मैंने रिवर्स स्टडी मेथड बताया था, प्री देने जा रहे हो तो आपके लिए यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी के पैटर्न्स होते हैं, यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उनके पैटर्न होते हैं। जैसे 1976 से अब तक के क्वेश्चंस मुझे याद हैं, उस पर बार बार मैं उसको रिवाइज करता हूं, सालों से उसको पढ़ रहा हूं, उस पर डिस्कशन मैं करता हूं, उस पर जो है एक चार्ट बनाता हूं कि कहां से किस ग्राफ में क्वेश्चन आए। एक स्टूडेंट के लिए बहुत कठिन काम होता है।
इसमें आपको प्रीवियस ईयर, अगर आपको बीटीएल में जाना है तो पहली शर्त होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर पे, प्री और मेंस के पैटर्न पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन का नेचर कैसे बदल रहा है समय के साथ। मुझे इसमें 4 पैटर्न दिखाई पड़े और अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा वो चारों पैटर्न क्या हैं। ठीक है, नंबर 1, पहला पैटर्न ध्यान रखिए, सभी बच्चे जो प्री देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैटर्न है 2009 से पहले का, मार्केट में हिंदी मीडियम में स्पेशली कई किताबें अभी भी इस पैटर्न पे हैं। 2009 से पहले हमारा एक सेगमेंट था, उसमें हम बहुत स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत किया करते थे। अगर अभी भी आज जाकर किताबें चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये वो समय काल था जहां पर हमारे प्री में एक सब्जेक्टिव ऑप्शनल हुआ करता था, तो इसमें बहुत क्वेश्चन तुम्हें जो है वो बिल्कुल फैक्चुअल मिलेंगे, बिल्कुल फैक्ट। अभी भी कई किताबें मार्केट में, नाम नहीं लूंगा, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनी हुई है। वो महाद्वीपों के नाम, वो पर्वतों के, पठारों के, झीलों के मैचिंग करने वाले क्वेश्चन, कौन सी नदी कहां बह रही है, कौन सी राजधानी कहां है, मुद्रा कौन सी है, फलाना कंपनी किस किस राज्य में उपस्थित है, फलाना स्टील प्लांट कहां कहां है, ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन जिसको रट के खत्म कर सकते हो वो यहां मिलते थे। और अभी भी बच्चों में बहुत ही पॉपुलर बुक्स ऐसी है जो इसी पैटर्न पर लिखी हुई है। बट आज मैं आपका मिथक तोड़ दूंगा, मेरे साथ बस 10 मिनट आपको और रहना है। इसके बाद अगला पैटर्न आता 2009 टू 2011। बहुत ही कायदे से जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इसमें बदलाव शुरू हो गए थे, यानी फैक्ट के साथ साथ इन्होंने लॉजिक के क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए थे। 2011 एक साल था जहां पर हमें चेंज देखने को मिला, मतलब उस साल यूपीएससी ने चेंज किया। लेकिन जब 2010 में उन्होंने क्वेश्चन जो पेपर बनाया था उसमें उन्होंने लॉजिक क्वेश्चन की मात्रा बढ़ा दी थी। उसी समय संकेत मिल गया था कि बदलाव होने वाले हैं। 2011 में सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया और जो ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव पेपर था उसको हटा दिया गया और बदलाव हमें देखने को मिले। 2012 से जो पेपर आया, 2012, 13, 14, 15, वो पेपर जो है वो बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे हमारा डोमिनेंस दिखाई पड़ा। और इसमें जो परंपरागत सब्जेक्ट थे, यानी कि जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, उनका हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन 2016 अगर हम बात करें, 2016 से 2020 का जो पैटर्न मुझे दिखाई पड़ा वो बिल्कुल ही अलग एक पैटर्न दिखाई पड़ा, बिल्कुल पैटर्न अलग है। इस समय जो पैटर्न हमारा चल रहा है जिसमें आप लोग एग्जाम देंगे, वो पैटर्न, अभी तक का पैटर्न मुझे पजल बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न मिला। यानी कि वो एक इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन का बेस बना रहा है। अब पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। और अगर आप एनसीईआरटी से केवल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पढ़ने जा रहे हो तो आपसे कितनी बड़ी गलती होने जा रही है। ये मेरे पास कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, दैट इज ये मेरे पास कुछ बेसिक टुकड़े हैं। अब ये देखो, इनको हम लोग कहते हैं, मान लो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, मान लो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब ये मान लो कोई एक फल है संतरा और उसका जो है ये इसमें चित्र दिया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है मान लो इसमें फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या, मुझे इनको, ये अलग अलग टुकड़े हैं और इनको मुझे एक साथ जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इनको जोड़ने का, अभी मुझे ये देखना पड़ेगा ये टुकड़ा यहां सही जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, हो सकता है गलत जोड़े, नहीं ये टुकड़ा नहीं काम करेगा, दूसरा टुकड़ा काम करेगा। तो मैंने इसको यहां पर क्या किया, इसको जोड़ा और इससे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन क्रिएट की। इसका मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं कि यूपीएससी आज की डेट में क्या कर रहा है, ये अलग अलग टुकड़े जोड़ रहा है। दिस इज नोन एज पजल बेस्ड क्वेश्चन। इन टुकड़ों को जोड़ेगा, यानी अलग अलग इंफॉर्मेशन, बड़े ध्यान से सुनना, अलग अलग चैप्टर या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उठा रहा है और उठाकर वो एक क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर रहा है। तो इनको जब आप सही तरीके से जोड़ पाओगे तभी जाकर इस पजल के सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पजल को प्रिपेयर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि यहां पर जब अब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना आना चाहिए। चलिए प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। रेडी, जवाब आप लोग मुझे देंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ये यूपीएससी 2020 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सीधे सीधे उठते हैं और आपको चैप्टर वाइज और सब कुछ मैं आपको बताता जा रहा हूं। अगले 10 मिनट आपकी सोच बदल देंगे एनसीईआरटी के बारे में। यस, मेरा बैच पूरा का पूरा बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं, हिंदी में बोलता हूं। नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग पीडीएफ आपको जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब भाषा को लेकर मेरे यहां वैसे भी कोई बात नहीं होती है, सबको पता है कि मैं 3 भाषाओं पे एक बराबर कमांड कम से कम रखता हूं, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां अंडरस्टैंडिंग के लिए जा रहे हैं। ये जो लैंग्वेज की बात हुई है, ये बहुत ही खतरनाक बात है, याद रखिए, इससे बच के रहिएगा। इसी चक्कर में बहुत मुझे लग रहा है कि हिंदी माध्यम का बहुत बड़ा स्टूडेंट फंस के वो अपना करियर खराब कर चुका है। कई बच्चों ने तो कहा कि सर हिंदी मीडियम में से कोई टॉपर निकलता नहीं, सिलेक्शन होता नहीं, तो हम सर तैयारी नहीं करेंगे। उन्होंने अपना जीवन ही खत्म कर लिया इस चक्कर में। अब हम देखते हैं, और यहां पर अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा आपका नीचे हिंदी में और ऊपर इंग्लिश में, डन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं दोनों पढ़ के आपको दिखा देता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये पूरे उसने पजल के टुकड़े तुम्हारे सामने फैला दिए। कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए, ये हिंदी में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। है मेरे सारे ओजांकियंस हैं यहां पे जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, चलो शुरू हो जाओ। कह रहा है जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा कह रहा है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई, केवल कुछ ही साइक्लोन्स में, कुछ ही चक्रवातों में आंख का निर्माण होता है, ठीक है, उसी में जो है वो वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, आंख पाई जाती है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन द ऑफ द सराउंडिंग। कहता है कि जो चक्रवात का जो आंख है उसका जो तापमान होता है वो बेसिकली अपने आसपास के क्षेत्र से 10 डिग्री कम होता है। अब देख रहे हो इसमें 3 अलग अलग बातें उसने कही हैं, और फिर तुमसे कह रहा है कि इसमें बताओ कौन सा सही है, केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या 1 और 3 सही है, आपको कॉम्बिनेशन निकालने कह दिया। यानी ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें छुपी हुई, यानी ये टुकड़े आपको जोड़ने हैं। ये आपकी 10वां चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th का है पार्ट। अब जरा पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं। मैंने आपको बताया था रीजन, इफेक्ट्स, ठीक है, प्रोसेस, आपके फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो कहता है एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। सेकंड कहता है ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 दैट इज अ साइक्लोन का कॉन्सेप्ट है, और तीसरा ये जो ऑप्शन है वो साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, यानी उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है। अब आप अपने घर में बैठ के एनसीईआरटी पढ़ते हो, देखो सोर्स भी दे दिया, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये रहा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, ये देखो एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें तुम जाओगे, ठीक है, बड़ी मजेदार बात अब देखना, बीटीएल क्या होता है इस बात को समझ लो और क्या गलती होने जा रही है। तो यहां पर वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में बताया। मेरे सारे स्टूडेंट रेडी है ना एयर प्रेशर को लेकर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आंसर पे बाद में फोकस करना। कोरियोलिस बल दिया हुआ है, जब तुम इसमें आओगे और ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तुम पाओगे कि इसमें कोई हेडिंग ही नहीं है जेट स्ट्रीम की। देखो तुम्हारे सामने, इसमें जेट स्ट्रीम की हेडिंग ही नहीं है। चक्रवात दिया हुआ है, देखो यही फोटो है, यहां से उठाया है, ये चक्रवात की आंख है, आई ऑफ द साइक्लोन, यही वाली फोटो तुम लोगों को क्लास में मैंने कराई थी। और यहां से तुम देखोगे इसमें सारा तुम्हें यहां पे, ये देखो इसके आंख कहते हैं, ठीक है, या इतना होता है, इसके चारों तरफ क्षेत्र शांत होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। लेकिन मजेदार बात है, यूपीएससी ने ये नया परिवर्तन, मैंने कहा ना 2015 से 2020 का क्वेश्चन, लेकिन यहां 15 के बाद पजल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा। अब तुमने जेट स्ट्रीम का तुम्हें इसमें इनपुट ही नहीं मिल रहा है, कोई हेडिंग ही नहीं है। आप देख लो, चक्रवात की हेडिंग है, इससे पहले जो है फ्रंटोजेनेसिस है, एयर मासेस है, इससे पहले लोकल विंड्स हैं, उससे पहले कोरियोलिस है। कहां मिलेगा तुम्हें? जब तुम सेल्स के यानी त्रिचक्रीय परिसंचरण यानी ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, हेडली, पोलर और फैरल पढ़ोगे, तब उसके बीच में जब वायुदाब ट्यूब, बर्नौली जब थ्योरम उसमें आती है, तो वहां पर जेट स्ट्रीम बनता है। एक इन बिटवीन तुम्हें मिलेगा, कोई हेडिंग ही नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है। चक्रवात के बारे में तो बताया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो देखो, ये फिगर यहां से आपको निकालना पड़ेगा कि बेसिकली जेट स्ट्रीम होता क्या है। यानी अगर आपने इस किताब को पढ़ भी डाला तो भी यहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक नहीं है। अगर सेल्स के मूवमेंट की वजह से मेरी जेट स्ट्रीम बनती है, सेल तो दोनों हेमिस्फीयर में बनती है। ये डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? डिडक्शन, यानी आपको लॉजिक डिड्यूस करना पड़ेगा, कारण प्रभाव निकालना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम का कारण क्या बन रहा है? जेट स्ट्रीम का कारण ऊपर ट्रोपोस्फियर की ट्रोपोपॉज की परत, और नीचे जो है वो हमारे 3 जो है सर्कुलेशंस बन रहे हैं, हेडली सेल, फैरल सेल और पोलर सेल। याद आ रहा है मेरे सारे बच्चों को? कहां है सारे के सारे? ठीक है, याद आ रहा है? तो मुझे पता है ये जो आपकी साइकिल्स है वो दोनों हेमिस्फीयर में बन रही हैं। सो क्या यहां पर वो काम करेगा या नहीं करेगा? दिस इज द लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। इसी को बिटवीन द लाइंस कहते हैं। यही जब मैंने उनको पढ़ाया तो आपको गूगली पढ़ना कि ये कारण प्रभाव, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखाया था यहां पे, ध्यान से इस चीज को लिख लेना जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं। कारण, प्रभाव, प्रक्रिया, प्राकार्य, क्रय और विशेषता, ये हमेशा ध्यान रखना, क्रम और विशेषता। अब यहां पर क्या है? कारण प्रभाव का क्वेश्चन है, यानी कि ये
रीजन इफेक्ट का बेस है। रीजन क्या है जो है वो जेट स्ट्रीम बनने का, इफेक्ट कहां कहां जनरेट होगा, आप आसानी से एग्जाम में लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन रटी है तो आप कभी भी इसका आउटपुट डिड्यूस नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार क्वेश्चन है। ये मिला, आंसर पे मत जाओ, आंसर तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, और जिनको करा दिया है वो अपना आंसर कर लें। ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट है, ये सीधे सीधे मैंने जब लास्ट ईयर बैच पढ़ाया था सीधे क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि 21 जून द सन, कह रहा है 21 जून को सूर्य की स्थिति क्या होगी। ठीक है, याद है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ाया है, हाँ ना बोलते जाओ। अगर जितने भी जिंदा हाउस याद है अभी ये सब कुछ जो चल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन ये समझो कि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता यूपीएससी, क्वेश्चन वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं है। ज्यादातर बच्चे जो है वो इंफॉर्मेशन रटते हैं। मेरे सामने कई लोगों ने साल साल 1.5 साल इंफॉर्मेशन रटी, और जब क्वेश्चन आया तो गलत करके चले। मैं नहीं चाहता कोई गलती आप करें। समझे कि यूपीएससी आपके सामने चैलेंज कैसे फेंकेगा और कैसे एनसीईआरटी आपका 40% क्वेश्चन श्योर कर सकती है अगर उसको बीटीएल वे में पढ़ोगे तो। आगे देखते हैं, सिंपल से कह रहा है 21 जून द सन कहां होगा, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्किल, यानी सूर्य उत्तरी जो वृत्त है उस क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दूसरा कहता है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्किल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून एट द इक्वेटर, शाइन वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, मैंने आपको बताया था 5 जो है वो सबसे मुख्य अक्षांश होते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो कॉन्सेप्टर के, वो आज यही क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आज की क्लास जो शाम को इसके बाद होगी उसमें हम लोग यही करेंगे कॉन्सेप्टर में। किसी को ये फिगर याद आ रहा है, सेम यही स्लाइड मैंने शो की थी, सेम स्लाइड यहां मैंने ली है। इसी मैंने कहा था कि ज्योग्राफी विजुअलाइजेशन पे चलती है, यही कारण है कि मैं हर चीज की पिक्चर शो करता हूं, हर चीज की मैं वीडियोस दिखाता हूं, उसके पिक्चर्स के बारे में बात करता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। आ जाइए, अब एक बड़ा लॉजिक सा क्वेश्चन है, आ जाओ इस पे आ जाते हैं। कहता है इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं रैप अप करूंगा। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, ये 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने तो मेरा खुद का दिमाग हिला दिया था। मेरा एनसीईआरटी पढ़ने के नजरिया इस क्वेश्चन की वजह से बहुत कुछ बदल गया था। हालांकि मैं उसको डीपल जो है उसको डिग करता था, लेकिन एनसीईआरटी को लेकर जो मेरा नजरिया था इस क्वेश्चन ने काफी हद तक बदल दिया, और उसको मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बड़े ध्यान सुनना। कहता है कि इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। कहता है इफ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स, यानी यहां लिखो, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा घड़ियाल देखना चाहते हो तो निम्नलिखित में से घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, भितरकनिका, चंबल, पुलिकट या दीपोर बिल। ठीक है, तो अब प्राकृतिक आवास, क्वेश्चन क्या है, नेचुरल हैबिटेट, मैंने यहां निशान लगा दिया। तो बेसिकली इसमें तुम्हें जानना क्या है, यह समझो। पहली बात, घड़ियाल की एडॉप्टिव कंडीशन क्या होती है, मतलब घड़ियाल किस तरह का जीव है और किस तरह के प्राकृतिक आवास पे वो जीवित रहता है। जीवित रहने का सिद्धांत है कि उसके पास भोजन होना चाहिए, उसके आवास में कोई अप्राकृतिक जो है वो घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसके जो प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त जगह वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो अपनी संख्या को बढ़ा पाएगा, तभी वो हमारे सामने विजिबल होगा। तो सबसे बड़ी बात है एडॉप्टिव कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1 याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। दूसरा मैंने आपको बताया था हैबिटेट, यानी आवास की कंडीशंस क्या क्या होती है। तीसरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी उसकी भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो बड़ा मजेदार सा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सोर्स दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, इस क्वेश्चन का सोर्स दिखाता हूं। यह है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास भी होगी, निकाल के चेक कर सकते हो। लिखा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। तो इसमें बहुत ढेर सारी चीजें दे रखी हैं, आप भी जा सकते हो। इसमें जब आओगे पेज नंबर 22 पे, तो हिंदी वाली है, मान लो इसे जानबूझ के मैंने हिंदी वाली ली है। इसमें इंग्लिश के न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ोगे भी नहीं। आपने देखा कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है और दिया हुआ है घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, हेडिंग इंग्लिश में दी है, हिंदी की एनसीईआरटी है, तो लॉजिक सी बात है, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो नीचे नीचे इसका जो है वो हेडिंग पढ़ते चले जाओगे, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, डायरेक्टली
जिस उसको पता होता है कि आप क्या चीज अवॉइड करने जा रहे हो। इसमें पेपर की कटिंग दी हुई है और यहां पर यह है, ये वाले पैराग्राफ में उन्होंने बेसिक दिया हुआ है और यहां इसके बारे में उन्होंने जागरूकता दे दी है। और ये क्वेश्चन का सोर्स देख रहे हो, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अखबार की कटिंग यहां पर जो कि एनसीईआरटी में देते हैं और यहां से उन्होंने उठा लिया। इसने तो खुद जो है मेरे रिसर्च को थोड़ा और डीपर किया, इतना ज्यादा जो है वो क्वेश्चन को कर रहा है। पढ़ने के बावजूद आप क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर, याद रखिएगा कि यूपीएससी आपको गुगली फेंकता है, यूपीएससी आपको जो है वो नई नई चीजें बताता है। अब इसको पूरा कैसे करना है याद रखें। सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अगली इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक मैं नया डेडिकेटेड चैनल शुरू कर रहा हूं, जीएस एनसीईआरटी, ओजांग जीएस एनसीईआरटी। अभी के अभी आप उस चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक यहां पर दिया हुआ है, ओजांग जीएस एनसीईआरटी। क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए क्यों। क्लास में हम पूरा क्रक्स पे बीटीएल पर हम बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना, आपका जो है वो एक एनहेंसमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की बजाय हम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। तो आज की क्लास का पर्पस क्या था, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गलती हमसे क्या होती पढ़ने में, यह ध्यान हमें रखना है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि हमें बेसिकली अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, फोकस करना है। हमें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, इतनी ज्यादा बल्कि एनसीईआरटीज आप भी बैठ के रिसर्च करो, बहुत टाइम जाएगा। टाइम सेव करना है, टाइम को कहीं और लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।